दोस्तों, इस वक्त जो देश में सबसे बड़ा एक मुद्दा बन गया है, वो मुद्दा है यूजीसी के नए नियम। अब इसमें 2-3 सवाल है और 2-3 सवाल से ही इस पूरे विवाद को समझेंगे। सबसे पहला जो सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष हर वक्त ये कहता था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उस आधार पर मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि देश में स्वर्णों की संख्या कितनी है और जो गैर स्वर्ण हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी वो कितने हैं। ये एक अलग मुद्दा। साथ में आरक्षण को लेकर ओबीसी एससी एसटी इन जैसे तमाम जो अति पिछड़ा या अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन पर हर मुद्दे पर अग्रसर रहने वाली जो विपक्ष की पार्टियां थी वो यूजीसी के नए नियम को लेकर खामोश क्यों है। अब ये अगर सवाल अगर उठ रहा है तो इसके पीछे राजनीति की बात होगी। अब आप समझ ही रहे होंगे कि राजनीति की बात होगी तो है भी राजनीति। राजनीति कैसे है इसको हम एक बार बाद में समझेंगे कि किस तरह से बीजेपी ने विपक्ष के मुद्दे को लपक लिया है और उसके बाद उस पर राजनीति कर रही है। और इस बीच में दुविधा ये है कि जिस प्रकार से आप एक कहावत सुने होंगे कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अब इस मतलब है कि आप अगर दुविधा में रहिएगा तो न भक्ति मिलेगी और ना ही आपको मोह माया, तो इन दोनों चीजों से आप चले जाएंगे। अब बीजेपी के साथ अब ये हो गया है यूजीसी के नए नियमों को लेकर कि ना वो उसे रोल बैक कर सकती है और विपक्ष है कि इस पर खुले तौर से बोल भी नहीं सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं बोलेगा, तो इस पे नुकसान है। नुकसान बीजेपी को भी है और विपक्ष को भी। अब देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, ज्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जो जातिवाद पर जीवित है और ये है भी, और ये आज भी मैं आपको कह रहा हूँ और जब भी राजनीति की बात होती है तो मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ। मुझे आज वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए हुई कि इस पर कुछ विवाद ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो जातिवाद की प्रथा है, भारत में जब तक राजनीति रहेगी तब तक जातिवाद रहेगा और जब तक जातिवाद रहेगी तब तक राजनीति रहेगा। अब दोनों पैरेलल है और इसको आप, ये सत्य है, इसको आप मानिए। मैं कोई पक्ष से नहीं बता रहा, लेकिन आपको सीधे तौर से बता रहे हैं कि देश से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, पहली बात। और दूसरे कि राजनीति भी खत्म नहीं होगा। अब इस दोनों का एंड कब होगा, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो आप हमें बताइएगा जरूर, लेकिन ये नहीं खत्म होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जो नए नियम, ये जो यूजीसी के नए नियम हैं उसको पहले आप समझिए कि नए नियम का विरोध जो अगड़ी जाति के, जनरल कैटेगरी के, स्वर्ण की जाति के जो लोग हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या ऐसा माना जा रहा है, जो कुछ लोगों द्वारा कहा गया मुझे भी, कि आपको दिक्कत क्या है नए यूजीसी के रूल रेगुलेशन को लेकर? क्या आप नहीं चाहते कि जो एससी एसटी या ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके साथ कॉलेजों में प्रताड़ना ना हो, उन्हें कोई सताए नहीं? तो जवाब मेरा सिंपल सा इतना है कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ कॉलेज में जो रैगिंग होती है उस रैगिंग को रोका जा सके, चाहे वो स्वर्ण हो या फिर ओबीसी हो या फिर एससी एसटी हो। अगर कानून की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि समानता की बात होना चाहिए, आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, आप बात करते हैं कि स्वर्ण को ही सिर्फ कैटेगराइज नहीं होगा, आप बात ये करते हैं कि आरक्षण देंगे तो सिर्फ स्वर्ण को छोड़कर आरक्षण देंगे, तब तो कोई बड़े मुद्दा नहीं बने। लेकिन जब आप कॉलेज के अंदर के मुद्दा बना रहे हैं, रैगिंग की बात हो रही है, तो उस रैगिंग में जो हमने गैजेट लाया था उसका पेपर भी है मेरे पास, आज मैंने प्रिंट निकाल के भी लाया आपको ताकि ये समझाए आसानी से। जब रैगिंग की बात होती है तो दोनों तरफ से होती है। अब दोनों तरफ में ऐसा थोड़ी देर के लिए अगर आप ये कहते हैं कि स्वर्ण जाति के जो बच्चे हैं वही सिर्फ अति पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी उनको रैगिंग करता है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर रैगिंग करता है,
तो उसके बाद उसकी शिकायत होती है, अब भी होती है, पहले भी होती थी, और ये नियम था भी, जो नए यूजीसी के रूल रेगुलेशन आए हैं उससे पहले भी था। बस इसमें बदलाव इतना हुआ कि इसमें ओबीसी को जोड़ दिया गया, कि ओबीसी के छात्रों को, और इसके अलावे इसमें जोड़ दिया गया जो महिला हैं, मतलब कि जो लड़कियां हैं उनको जोड़ दिया गया। इसके अलावा शिक्षकों को जोड़ दिया गया कि शिक्षक हो, कॉलेज के स्टाफ हो, इन सभी पर एलिगेशन अगर लगाए गए हैं तो इस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई रैगिंग के खिलाफ होना जरूरी भी है और होना भी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ स्वर्णों पे होना चाहिए? सिर्फ स्वर्ण के बच्चों पर होना चाहिए? क्या जब कानून आप बना रहे थे तो कुछ चीजें आप भूल गए थे? या फिर मुझे ये लगता है कि क्या यूजीसी किसी एक चीज को सीधे तौर से टारगेट करने के लिए ये कानून को लाई है, और वो है स्वर्ण जाति। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं, पहले जब था तो आपको अच्छा लग रहा था और अभी आपको दिक्कत है। तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात को लेकर है कि स्वर्ण कैटेगरी को जिस हिसाब से इसमें बनाया गया है, न्यू जो यूजीसी के रूल रेगुलेशन लागू किए गए हैं कि समानता देनी है मुझे कॉलेज में, रैगिंग को ख़त्म करने हैं, मतलब बच्चों के बीच में पैरेलल समानता लाना है कि कोई जो एससी एसटी के लोग हैं वो उसको सताना, मतलब वो उसे सताया ना जा सके। तो आप लाइए, बिल्कुल लाइए, ये समझाइए कि रैगिंग नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर एससी एसटी या ओबीसी के बच्चे, जबकि बदमाशी होती है तो उसमें भी उतना कम है, ऐसा नहीं है कि कह सकते कि आप उनके बच्चे भी कम होते हैं और स्वर्ण के बच्चे भी कम होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। कॉलेज में हर छोटी बातों को लेकर विवाद होता है, ये हम भी कॉलेज गए हैं, आप भी गए हैं, जो लोग देख रहे हैं वो भी गए होंगे, और नहीं गए होंगे वो भी आप समझिए कि हर छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता है और लड़ाई होती ही होती है। तो क्या अब ऐसा नहीं होगा कि जो एससी एसटी के जो बच्चे हैं या ओबीसी के बच्चे हैं, अगर मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि नियम को थोड़ा साइड कर दिया जाए कि जो नए रूल रेगुलेशन है, तो ये जो बदले की भावना है वो कॉलेज में नहीं उत्पन्न होगी। बदले की भावना अगर कहें तो अगर पढ़ाई लिखाई को लेकर भी या किसी अन्य मुद्दे को लेकर भी थोड़ी सी भी बात होगी तो क्या ये धमकी भरे लहजे में नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हें एससी एसटी जो न्यू रेगुलेशन लाया है उसमें हम एप्लीकेशन दे देंगे। जिस तरह से इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी कानून है उसमें एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों चीज़ें होती है। चाहे वो दहेज प्रथा हो उसमें भी एडवांटेज हुए, पॉक्सो एक्ट है उसमें भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, रेप के जो एक्ट बने थे उसमें भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। लेकिन उन सभी चीज़ों में और इसमें फ़र्क बस इतना है कि उसमें जो विक्टिम है, जो आरोपी बनते हैं, उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है और न्यूट्रल बात करने की बात कही जाती है। लेकिन इसमें जो कमेटी बनी है, इक्विटी की बात होती है, समानता की बात होती है, इक्विटी कमेटी बनाई गई है, लेकिन इस कमेटी में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के ही मेंबर रखे जाएंगे। तो क्या ये न्याय संगत बात होती है? या न्याय संगत बात है कि हम कोई भी एक कमेटी बनाएं और उस कमेटी में अगर स्वर्ण जाति के खिलाफ ही आपको बनाने हैं कमेटी, तो क्या स्वर्ण जाति के मेंबर को उसमें नहीं रखने चाहिए थे? कि स्वर्ण जाति के जो बच्चे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए मानिए कि गलती की और नहीं गलती की है, उनके लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि अगर उनका पक्ष सुनने के लिए कौन होगा। जिस तरह से आप तर्क देते हैं, जो हमें बताया गया, हमें जो कमेंट में कुछ लोग बोलने लगे कि इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप क्यों नहीं बताते हैं, ये है। मैं ये कहता हूं कि अगर हमने जो स्वर्ण जाति के जो बच्चे हैं, अगर उसने गलती किया या जो बच्चे नहीं गलती किए हैं स्वर्ण जाति के, और उनको अगर धमकी दे दिया जाए या फिर झूठे कंप्लेन कर दिए जाए कि हाँ तुमने, या फिर इस बच्चे ने या इस शिक्षक ने, इसमें शिक्षकों को भी जोड़ा गया है कि इस बच्चे और इस शिक्षक ने हमें जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल से प्रताड़ित किया, मेंटली हैरेसमेंट किया है। ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे एक जैसे हैं। तो कुछ अगर स्वर्ण को आप मानते हैं तो उसमें भी, स्वर्ण में भी गरीब अमीर तो सब में होता है, तो इसमें भी है। तो अगर जो बच्चे नहीं शिकायत किए बावजूद अगर उसकी कुछ चीज़ों को लेकर अनबन हो गए, तो वो झूठा शिकायत नहीं कर सकते। उनके पास तो अपनी फरियाद सुनाने, अपने आरोप को सिद्ध करने के लिए भी समय ही नहीं है।
24 घंटे में आपको कार्रवाई करनी है, जो कमेटी है वो ही कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमेटी में SC ST के मेंबर हैं, OBC के मेंबर हैं और स्वर्ण जाति के मेंबर नहीं हैं। तो सबसे बड़ा जो लोगों के बीच में डर है, जो स्वर्ण जाति के जो युवा हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनके बीच में डर इस बात को लेकर है कि इसका मिसयूज ज़्यादा होगा। और ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि सरकार ने जो रूल रेगुलेशन के लिए लाई है UGC को नए रूल, उसमें ये लाए कि जो नए ड्राफ्ट में कि इक्विटी कमेटी बनाएंगे, SC ST OBC के जो प्रतिनिधि हैं वो ये तय करेंगे कि उनके खिलाफ कोई अत्याचार ना हो। और इसमें छात्रों के साथ साथ शिक्षक को भी शामिल कर दिया गया। अब मान के चलिए शिक्षक को कॉलेज के जो रूल रेगुलेशन होते हैं और कॉलेज में जो माहौल होता है, वो कॉलेज गए होंगे तो आपको भी पता होगा, प्रोफेसर तक को धमका दिया जाता है, प्रोफेसर के सामने तक धमकी दी जाती है कि आपको ये काम करनी होगी। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने जितने साल भी 7 से 8 साल से ज़्यादा जो हमने पत्रकारिता को दिया है, और उसमें हमने देखा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब हम कवर करने जाते हैं तो उसमें भी पता होता है कि छात्र प्रोफेसर की बात कितनी सुनते हैं। अगर इसमें नहीं आपको याद है तो आप मुझे एक बात बताइए, JNU में बवाल हुआ था, आपको याद है? JNU में मास्क लगाकर जिन बच्चों ने वो कास्ट या फिर कैटेगरी को छोड़ दीजिए, तो JNU में जिन बच्चों ने मास्क लगाकर हॉस्टल में घुसकर लड़ाई की थी, हॉस्टल में जाकर मारपीट किया था, उस पर आज तक जांच पता चला आपको? नहीं पता चला। तो सरकार को नहीं पता था। सरकार को नहीं पता कि CCTV जो फुटेज टीवी चैनल पर चल रहा है, जो मीडिया में चल रहा है, उस फुटेज में चेहरे देख सकते हैं या फिर हम उसे ढूंढ सकते हैं। पुलिस प्रशासन ढूंढ नहीं सकती थी, लेकिन आज तक नहीं ढूंढी। तो डर कौन डर रहा था? प्रशासन डर रही थी या फिर कॉलेज के जो सिस्टम है वो डर रहा था? और बात अगर UGC के रूल रेगुलेशन की आती है तो UGC मुझे लगता है कि एक तरह से इतने निकम्मा कैटेगरी का ये जो संस्था बनती जा रही है, जिसको एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के बजाय एक उलझाने में लगा दिया है। अब इस कमेटी की बात समझिए। मैं कमेटी अब UGC पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि आप लोग कहेंगे कि UGC को गाली देने लगे और कैटेगराइज जातिवाद को लेकर आप बढ़ जाएंगे। मुझे जाति में नहीं जाना, बस इस कानून को समझना है कि अगड़ी जाति के सामने चुनौती कौन सी। चुनौती ये होगी कि झूठे मुकदमे में फंसाए जा सकते हैं। चुनौती ये होगी कि जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें उनके मेंबर नहीं होंगे कि उनका पक्ष कोई सुन सके। चुनौती ये होगी कि 24 घंटे के अंदर उन पर एक्शन लिया जाएगा और उसके बाद अगर ये 15 दिन में रिपोर्ट, जो इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट है, अगर वो सौंप दी और उसमें जो फैसला आ गया, उसके बाद भारी जुर्माना लगाया जाएगा, कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो कॉलेज इसको छुपाएगा उस कॉलेज की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, उसको फंडिंग रोक दिया जाएगा। तो ये समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी चीज़ें होगी। किसी भी कॉलेज में अगर एक केस आता है और उस पूरे कॉलेज को अगर मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, आपने इक्विटी कमेटी को शिकायत किया है और उस आधार पर पूरे कॉलेज की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाए, और फिर मान्यता लेने में क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं ये आपको पता भी है, ये UGC को पता भी है ये। और अगर पता है तो इतने ज़्यादा बकवास तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत थी? आपने कमेटी में इस जो कमेटी बनाई है, डिसिप्लिनरी कमेटी है आपकी, इक्विटी कमेटी है, इसमें अगड़ी जातियों के खिलाफ एक मेंबर को आप रख देते तो क्या दिक्कत है? कि जिसमें SC ST OBC के मेंबर को भी रख रहे हैं तो अगड़ी जाति के भी मेंबर तो होंगे, तो उसमें रखने में आपको क्या दिक्कत है? वो नहीं रख रहे हैं आप और कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ पैरेलल बातें कर रहे हैं। पैरेलल बातें दोनों पक्ष से कीजिए। अगर आप अभी आरोप ये लगा रहे हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में जाति समझकर आपको मार्क्स कम दिए जाते हैं, तो आप ये भी देखिए, ये आरोप इसलिए बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया से जितने भी हमारे ऊपर अभी जो मैसेंजर से या फिर आपने जो हमें बात कही है या फिर कमेंट किया है कि जो क्वेश्चन पेपर में हमें मार्क्स कम दिए जाते हैं, अरे भाई एक बात बताइए, अगर आपने मार्क्स थ्योरी में अगर ज़्यादा लाया है तो प्रैक्टिकल में या इंटरव्यू में आपके कम मार्क्स भी आते हैं, तब भी आप पास होंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने थ्योरी में लाया 30 नंबर, 100 में से 30 नंबर, और आपको इंटरव्यू में 100 में से 90 नंबर या 80 नंबर दे दिए जाए, ये तो नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ कि इंटरव्यू में अगर आपको नंबर नहीं भी दिए गए तो थ्योरी के हिसाब से तो आप बताएंगे। ये सब जो बेबुनियाद लॉजिक है कि आप, ये बात वही हुई कि ट्रेन के सामने आप लेट जाएं और जब ट्रेन जाए तो कहे गलती ट्रेन की है, ट्रेन रुकी क्यों नहीं। ये चीज़ें वाली बात हो रही है यहाँ पर
कि हम खुद ही उसमें कूद रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें रूल रेगुलेशन में कुछ खामियां हैं। अब बात ये तो रूल रेगुलेशन की है। अब एक चीज और बताते हैं आपको, ये जो चीजें हुई है, ये यूजीसी के जो नए नियम हैं ये लाए गए 13 जनवरी 2026 को। एक नया बिल लाया गया, इसका नाम ये दिया गया कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। अब समझिए, इसमें इक्विटी की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है। समानता किस हिसाब से ये दे रहे हैं वो समझिए। इसमें एक चीज और बताया गया है, 3 चीजें होंगी इसमें। एक इक्विटी सेंटर बनेगा, कॉलेज स्तर की बात होती है। इक्विटी स्क्वाड बनेगा जो इसकी जांच करेगा। इक्विटी कमेटी बनेगी जो इस पूरी स्क्वाड को और सेंटर पर ध्यान रखेगी। और उसके बाद इस पर 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे इस संस्था को निगरानी में रखा जाएगा, इस कमेटी को, और इस पर काम किया जाएगा। कभी भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें ए नाम का व्यक्ति ने धमकाया या फिर ए नाम के व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द बोले। इसमें धर्म भी जोड़ दिया गया है और इसके अलावा कास्ट भी जोड़ दिया गया है। तो जाति का तो एक बात अलग था, धर्म को भी जोड़ दिया गया। तो ये एक मामला चल रहा है। अब जो सोशल मीडिया पर लोग जो ट्रेंड कर रहे हैं, ये भी आपको थोड़ी सी बात बता दें। इस पर कई, जैसे बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, ये हैं अलंकार अग्निहोत्री, इन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि यूजीसी का जो कानून है सरकारी लिहाज से ये बिल्कुल गलत है। अब इसके अलावा जो बड़े बड़े दिग्गज हैं या सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो 2 धड़ों में बटे हुए हैं। एक लोग कह रहे हैं कि ये सही है, एक लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। स्वर्ण जो जाति के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कानून सही है। स्वर्ण जाति के नहीं है वो ये कह रहे हैं कि ये गलत है। मतलब जो स्वर्ण जाति के नहीं है वो ये कह रहे हैं कि ये कानून सही है, जो स्वर्ण जाति के हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है, क्योंकि हमारे साथ इक्विटी की बात नहीं हो रही, समानता की बात नहीं हो रही है, अन्याय हो रहा है। तो इसमें सीधे #UGC रोल बैक की बात हो रही है। इसमें जो कुमार विश्वास जैसे जो कवि हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो अपने ज्ञान सोशल मीडिया पर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूजीसी को लेकर क्या आप नहीं चाहते। जो कुमार विश्वास तो ये कह रहे हैं कि अभागा स्वर्ण, और इस हिसाब से उन्होंने एक कविता भी लिख दिया कि अभागा स्वर्ण को लेकर, और उन्होंने पोस्ट कर दिया। उनका जो कविता है उसमें है कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। तो ये समझिए कि कितने व्यथित बातें हो रही है किसी भी चीज में। अब दूसरी चीज ये हो रही है कि यूनिवर्सिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो एक अलग ही सवाल बनता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कुछ होनी चाहिए यूजीसी की। लेकिन जो हमने आपको एक चीज और लाया है कि हमारे देश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट लेवल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके जो हाल हैं, अभी आपको भी पता होगा, ये चीज़ें 4 साल में तो आप एक यूनिवर्सिटी की डिग्री दे पाते हैं। आपको शिक्षा सिस्टम को सुधारने के बजाय में ऐसे उलझा दिया है पूरे देश भर के कि जो भी शिक्षा व्यवस्था को सही करना था उसमें लोग उलझ गए। राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। सरकार की तरफ से सबसे बड़ी बात ये भी समझिए कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं देने आया है। एक आए हैं सांसद जी हैं निशिकांत दुबे, उनका ये कहना है कि जितनी भी आशंका है वो निराधार हैं और हम हर समाज का ख्याल रखेंगे। क्या खाक से ख्याल रखेंगे? इसमें अगर आप सरकार के ही पक्ष से बोलना था तो सीधे तौर से बोलते कि शिक्षा मंत्री को आकर बयान देना चाहिए था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, मतलब पता नहीं कैसे ये एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। विवाद हो रहा है यहाँ छात्रों के बीच में, स्वर्ण और कास्टिज्म पर देश भर में लड़ाई हो रही है। दुनिया पूरी एक तरफ है और हमारे देश के शिक्षा मंत्री घर में बैठ कर अलाव जला रहे होंगे कि ठंड है, थोड़ी सी गर्मी हम ले लेते हैं और होने देते हैं, देश भर में गर्माहट होने देते हैं, विवाद होने देते हैं। आपको आकर बोलना नहीं चाहिए था। अगर आप प्रॉब्लम थी तो उसमें बताना नहीं चाहिए था क्योंकि यूजीसी तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। लेकिन नहीं बोलेंगे आप, आपको पता है कि आपको राजनीति करनी है। सीधी सी बात है, आपको राजनीति करनी है कि 90% वर्सेस 3%। मतलब कास्ट सिस्टम के बदौलत से ही आपकी राजनीति टिकी हुई है। नहीं कास्ट करेंगे तो न सत्ता पक्ष और न विपक्ष, दोनों में से किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है। अब एक चीज और समझिए, जो मैं आपको खुले तौर से ये बताता हूँ, मोटे तौर से, मैं कोई एक एक चीज के ज्ञान नहीं दे रहा आपको सीधी सी बात बता रहे हैं कि कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय पार्टियां जो है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो यूपी, बिहार या बाकी जगह के भी हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां खामोश क्यों हैं? क्यों चुप है? क्या उसको स्वर्णों से मतलब नहीं है? या फिर बीजेपी के नेता क्यों चुप हैं? ये भी तो ढोल पीटते थे कुछ कानून को लेकर। कृषि कानून को लेकर इन्होंने ढोल पीटा था,
कई सारे कई ऐसे कानून हैं जिसको लेकर ढोल पिटा गया था, लेकिन इस पर चुप क्यों है। अब इस पर चुप्पी की बात बता देते हैं आपको। इसमें ये एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोहित वेमुला नाम का जो एक छात्र था उसने सुसाइड किया था। ये 17 जनवरी 2016 की बात है। तो उसमें क्या था, उसको भी ये एक जातीय उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे और इस पर जो बयान देने वाले लोग थे उनकी ताता लग रही थी। देखिए वो भी जो हुआ था, जातीय सूचक चीज जितनी भी होती हैं या फिर यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है वो बेहद ही खराब है। रैगिंग बिल्कुल खराब है, किसी भी कास्ट के हो छात्रों के प्रति ये होनी ही नहीं चाहिए रैगिंग। और कॉलेज पर ये जो रूल रेगुलेशन लाए हैं, तो रूल रेगुलेशन लाइए लेकिन उसमें समानता की बात जरूर कीजिए। अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखिए कि समानता आपके सिर्फ कॉलेज में लाने से ही खत्म नहीं होने वाले हैं, समानता आपको कॉलेज के बाहर भी लानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि कॉलेज में आप खूब राजनीति बाहर कीजिए और अंदर में जाइए तो आप टेबल पर बैठ के और चाय मटका और सब चीज़ें हैं कि एक साथ खा रहे हैं, बाहर कह रहे हैं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। देश में आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं तो आप मुस्लिमों से गले मिल रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि आप अभी करवा रहे हैं देश में, जो ऐसा हो रहा है। अब जो बात आती है राजनीति की, तो थोड़ी सी राजनीति की बात बता दें आपको कि राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। ये जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो चुप क्यों है, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, ये सभी पार्टियां चुप क्यों हैं। देखिए पीआईएल एक दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। पब्लिक पिटिशन होता है, जनहित याचिका जिसको कहते हैं आप, इसको दायर करने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना अब फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट बताए कि जो यूजीसी ने जो नए नियम लाए हैं वो नियम सही है या नहीं है। अब यूजीसी ने जो नए नियम लागू किए हैं, ये यूजीसी नियम ने एक कमेटी बना था, उस कमेटी की भी मेरे पास कॉपी है। इस कमेटी में कौन कौन था पहले ये समझिए, फिर आपको बताते हैं कि राजनीति वाली बात। ये जो कमेटी था संसद के किस समिति ने पेश किया था, तो ये संसद के शिक्षा, महिला, बास और युवा संबंधित जो मामले के संसदीय समिति है उसने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन की समीक्षा की थी 8 दिसंबर 2025 को, और ये इसने सौंपा था। इसमें कौन कौन था, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह थे, ये इस समिति के चेयरमैन थे। कांग्रेस जो चुप्पी साधी हुई है और बीजेपी भी है, लेकिन कांग्रेस के जो समझिए ये चेयरमैन थे। उस वक्त क्या इनके पास दिमाग नहीं था, इनको नहीं बोलना चाहिए था कि इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और एक जनरल कैटेगरी के भी मेंबर को रखिए ताकि ये समझ सकें और उनके भी हक की बात सुनी जा सके। इनको नहीं पता था, लेकिन पता था इनको भी कि हम राजनीति थोड़ा करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि सिफारिश ये दी गई थी कि इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी से आधे से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो। अब इसमें क्या था, डिस्क्रिमिनेशन के आधार को इसमें शामिल किया जाए कि इसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई ध्यान वाली बात हुई नहीं। वन साइडेड बिल सीधे तौर से आपने यूजीसी के नए रेगुलेशन को लाकर रख दिया कि यही यूजीसी के रेगुलेशन है। इसमें कंप्लेन, जुर्माना, सजा के सब सारी चीज़ें की गई है, लेकिन आपने अपने ही मेंबर को इसमें एक मेंबर को नहीं मिलाने की वजह से पूरा बवाल खड़ा कर दिया। अब राजनीति की बात समझिए, बीजेपी क्यों चुप है, तो बीजेपी इस वजह से चुप है कि उसने कांग्रेस या फिर जो क्षेत्रीय पार्टी थे उसका क्या मुद्दा था, उसका मुद्दा था एससी, एसटी, ओबीसी जातिगत मुद्दा। जातिगत जनगणना की बात विपक्ष करती रही थी कि जातिगत जनगणना और जाति के हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि देश में कितने जातियां हैं और उस हिसाब से आपने अधिकार कितना दिया। विपक्ष का ये मुद्दा था। विपक्ष के मुद्दे को बीजेपी ने लपका इस तरह से। अब यूजीसी को लेकर जो नए नियम लाए हैं इस पर विरोध हो रहा है, इसमें बीजेपी बोल नहीं रही है। बीजेपी के कोई नेता भी हैं जो भले ही अंदर से बोल रहे हों लेकिन खुलकर मैदान में नहीं आ रहे हैं, खामोश बैठे हैं कि अगर वो बोलते हैं तो उनसे अगड़ी जाति के लोग नाराज हो जाएंगे। अगड़ी जाति के लोग बीजेपी में बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, जो बीजेपी को ये मानते थे और ये कहते आए हैं। अभी भी बहुत लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो काम कर रही है अच्छा कर रही है। देखिए अच्छा और बुरा काम करना अगर आप में एक पत्रकार के तौर से आप पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस हिसाब से कौन पार्टियां हैं जो अच्छा की है और कहाँ पर बुरा की है, लेकिन वो एक अलग बात है कि कहाँ अच्छा की है और नहीं की है। लेकिन जो बीजेपी में जो लोग रह रहे थे वो, और जो अब बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस वाला मुद्दा सीधे लेकर इसमें कास्टिज्म एक ऐसा चीज लाया यूजीसी के नए रूल रेगुलेशन में जिसमें स्वर्ण को छोड़कर बाकी सबको कमेटी में बैठा लिया। महिलाओं पर कोई सजा होगी नहीं,
ईडब्ल्यूएस के जो 10% आपने बोला कि ईडब्ल्यूएस के भी लोगों को हमने रखा है, उसमें क्यों नहीं होगी? 10% में होते ही कितने हमारे यहाँ पर देख लीजिए आप, उसमें कैटेगरी इतना लगा दिए हैं, इतना ज़्यादा रूल रेगुलेशन लगा दिए हैं कि ईडब्ल्यूएस के एक सर्टिफिकेट तक मिलने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, आम लोग को तो पता ही नहीं। तो वो एक अलग बात है। एससी एसटी ओबीसी इन सब के मेंबर को आपने शामिल किया, स्वर्ण जाति के कोई भी मेंबर नहीं है। मतलब बात ये है कि आरोपी जो है कैसे ये सिद्ध करे, उसको खुद ही वो आरोपी बना और खुद ही उसको ये सिद्ध करना है कि तुम आरोपी नहीं हो। ये कैसे होगा, ये जरा समझिए आप। इसे एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे तो आपने कोई चीज़ की चोरी की, चोरी करने में पुलिस आपको एविडेंस नहीं दे रही है, आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है, किसी ने बोल दिया कि आपने सोना चुरा लिया। अब सोना चुराया, इसका प्रूफ भी आपको देना होगा कि आपने चुराया या नहीं चुराया। अब आप बताइए कि अपने हिसाब से ये कैसे तय होगा? एक चोर ही खुद को ये कैसे साबित कर पाएगा कि हम चोर हैं या नहीं? और उसके फैसला करने के लिए भी जो सामने है उसमें ये नहीं होगा कि जो कोई न्यूट्रल व्यक्ति को बैठा है, आपको लग रहा है जिसका कास्ट सिस्टम के हिसाब से ये कमेटी बनाई गई कि उसको हम बराबर रखेंगे, और उसमें से आपने सभी जाति के लोगों को मेंबर को रखा और स्वर्ण को हटा दिया, तो क्या वो न्यूट्रल बात कर पाएंगे? वो भी अपने पक्ष या दूसरे पक्ष को सुन पाएंगे? जिस तरह से आज आप आरोप लगा रहे हैं, आने वाले सालों में वो भी ऐसा ही आरोप लगाएंगे, उनके भी छात्र यही आरोप लगाएंगे कि उसमें तो स्वर्ण जाति के लोग थे ही नहीं और एससी एसटी ओबीसी के लोग थे, इसी वजह से हमें फंसा दिया गया। ये होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचिए इसमें। तो कमेटी में ये होना चाहिए। राजनीति में ये थी कि जैसे कांग्रेस इस पर चुप ये है, जब बीजेपी तो चुप इस वजह से है कि अगर वो बोलती है तो उससे स्वर्ण कैटेगरी के जो वोट बैंक है वो कट जाएगा, स्वर्ण लोग उससे खफा हो जाएंगे, वोट में उनको वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस चुप इस वजह से है कि कांग्रेस अगर ये स्वर्ण का पक्ष लेती है तो जो एससी एसटी ओबीसी के मुद्दा से वो चुनाव में उतरे हैं और अब तक जो भी उनको सीट मिलती रही है या जो भी वोट बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी वाले वोट देंगे नहीं विपक्ष को। यही सेम कंडीशन बीजेपी के साथ हो रहा है और इसी वजह से दोनों चुप हैं। मैं अभी बता रहा हूं आपको, इस पे बीजेपी या कांग्रेस इन दोनों में से कोई भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगा, और बीजेपी की तरफ से इस रूल को या यूजीसी इस रूल को रोल आउट भी नहीं करेगी। अब इस रूल पे एक ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर न्यूट्रल तरीके से सोचे और समझे, वैसे न्यायालय है वो सोच ही सकती है, उसके पास बड़े स्तर की बात होती है, अगर वो सोचती है तो भले ही स्टे लगा दे, कह दे कि इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए आगे पहाड़ पीछे खाई जैसे स्थिति बनी हुई है कि ना रोल बैक कर सकती है और ना इसे अभी अप्लाई कर रही है, तो वो आने वाले जितने भी अभी राज्य में चुनाव होने हैं उस चुनाव को लेकर भी उसे फाइट करने हैं, तैयार रहने होंगे। अब भले ही शिक्षा मंत्री ना बयान दे रहे हों, बीजेपी के कोई नेता बयान ना दे रहे हों, ये ना कह रहे हों कि ये हम समानता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है तो धारा 14 कहाँ गया, धारा 18 कहाँ गया, धारा 19 कहाँ गया, धारा 21 कहाँ गया, इसमें सब कहाँ गायब कर दिया आप? तो कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, आपको ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा जरूर हो रहा होगा, लेकिन वीडियो लंबी है, लेकिन इसमें आपको सीधे तौर से समझना चाहिए कि इसमें होगा क्या। मोदी जी के अगर कार्यकाल को अगर देखा जाए तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें विवाद हुआ है और उस विवाद को लेकर सीधे तौर से सवाल जवाब हुए हैं, तो उसमें राजनीति भी हुई है। और इस राजनीति में अगड़ी जातियों को लेकर सीधे तौर से अगर राजनीति की बात आप करते हैं तो टारगेट आपने ही शुरू किया। टारगेट शुरू ये किया कि आप ये बताइए कि रूल रेगुलेशन ला रहे हैं और स्वर्ण जाति को शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप दूसरी कमेटी के ला रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है जुडिशियल सिस्टम से आप लागू कर रहे हैं कि जुडिशियल सिस्टम से मान लीजिए कि आईएएस अधिकारी ही हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो इस कमेटी का मेंबर होगा। आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। आप उसी कॉलेज के मेंबर को ला रहे हैं, उस कॉलेज के जो एससी एसटी ओबीसी के जो छात्र हैं उनको कमेटी में एक एक शामिल कर रहे हैं, लेकिन बाकी को नहीं कर रहे हैं। तो बाकी को में से बचता कौन है? स्वर्ण जाति के, जनरल कैटेगरी के। तो आपको ऐसे करने में फ़ायदा क्या था? फ़ायदा सिर्फ एक चीज़ की थी, राजनीति होनी बाकी थी, और वही हो रहा है। जो प्री प्लान किया गया था बीजेपी के तौर से या यूजीसी के जरिए, वही अब देश में शुरू हो गया और इसी को लेकर विवाद है। अब विवाद की जो कहानी थी वो मोटे तौर पे तो हमने आपको बताया है। अगर आप कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें इसलिए नहीं वो पड़ता है कि देखिए मैं जो भी चीज़ है वो खुल के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने कई सारी चीज़ों को देखा है।
हम ये भी देखे हैं कि एक छोटे से गांव से शहर में जब जाते हैं तो उसके साथ उन छात्रों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, वो चाहे जनरल कैटेगरी के हों या फिर SC ST के हों या फिर OBC के हों, हमने ये भी देखा है। हमने ये भी देखा है कि सरकार जिन छात्रों के पास पैसे नहीं होते उसको फ्री में स्कॉलरशिप तो दे नहीं रही है कि एजुकेशन फ्री है, आप जाकर ग्रेजुएशन कर लीजिए, ये भी नहीं कर रही है। मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए भी कंपटीशन है कि आप कौन बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे और कौन बच्चे नहीं करेंगे। सरकार को शिक्षा का स्तर देखना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर किस हिसाब से गिरती जा रही है, लेकिन इससे हटकर राजनीति की बात हर घर तक पहुंचाने की बात होती रही है। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के बजाय यहाँ पर राजनीति को ज़्यादा जिंदा रखा जाता है, छात्रों के बदौलत और कास्ट के बदौलत, जाति व्यवस्था के बदौलत। हमने ये भी देखा है कि कई सारे छात्रों के जो माता पिता हैं वो चाहे SC ST हों या फिर कई सारे जो छात्र हैं वो OBC के हों, स्वर्ण के हों, वो किस हालात से छोटे से गांव से निकलकर दूर दराज और शहर में जाकर पढ़ने के लिए जाते हैं और किस तरह से बढ़ते हैं। बावजूद इसके अगर छात्रों को भी नहीं पता, देखिए बदमाशी होता है, बदमाशी दोनों तरफ से होती है। वो चाहे कॉलेज में आने के बाद SC ST के छात्र हों या OBC के छात्र हों, वो भी लड़ते हैं और स्वर्ण के भी जो विद्यार्थी हैं वो भी लड़ते हैं। लड़ाई तो वो करते ही हैं। पढ़ाई जो सबसे ज़्यादा ये होगा कि असर उन पे होगा जो साइलेंट मोड में भी होंगे, और अगर थोड़ी सी बात पढ़ाई को लेकर भी लड़ाई होगी तो इस पर SC ST वाले या फिर ये OBC या फिर ये UGC के नए रूल के जरिए उसे धमकाने की बात होगी। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो, या संशोधन नहीं करती है तो ये होना ही होना है, और ये आने वाले में ये भी सत्य ही इसे समझिए। लेकिन सरकार को इन सिस्टमों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि क्या, और एक आम लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि देखिए आप लड़ने से या फिर आपको ये कि दो धड़ों में बंटने से बढ़िया कि आपको ये नहीं लगता आपको व्यवस्था में कि जो लोग दूर से हैं और ये जो समझ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को समझिए। शिक्षा व्यवस्था को ठीक कैसे किया जाए इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए थी। शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए थी। इसको लेकर नहीं कि आप जाति में इस जाति को पढ़ने दिए, इस जाति को नहीं पढ़ने दिए। कॉलेज के रूल रेगुलेशन को दुरुस्त करनी चाहिए थे, इस वजह से नहीं कि सिर्फ एक जाति को टारगेट करें। ये इक्विटी की बात ही नहीं हुई है, और इक्विटी की बात इसलिए भी नहीं हुई और देश दो धड़ों में इसलिए बटा हुआ है कि आप सिर्फ एक तरफ के सवाल और पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ के लोगों की राय भी नहीं जान रहे हैं, बस राजनीति जान रहे हैं। राजनीति में फ़ायदा किसको होता है ये आपको बखूबी पता है, इससे मैं बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसको फ़ायदा होगा और कितने नेता से बाहर निकलेंगे। तो ये जो बुरी बातें थी वो बातें हमने आपको बताया है। सबसे पहले एक चीज़ और है, जो एक सवाल था कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से भेदभाव नहीं होता, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि हाँ होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, भेदभाव होता है, लेकिन तर्क ये है कि भेदभाव का कोई भी एक चेहरा नहीं होता, एक जाति नहीं होती। अब मान लीजिए कि OBC के ही जो बच्चे हैं वो SC ST वालों के साथ अगर भेदभाव करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? ये भी है, एक तरफा नहीं है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के खिलाफ ही होगा। तो ये पूरी जानकारी थी। आपको सही लगे तो आप हमें कमेंट